सोचिए, अगर आप एक बहुत बड़े साम्राज्य के शासक होते तो आपकी सबसे बड़ी चिंता क्या होती? शायद अपनी सीमाओं की हिफाजत करना। आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे ब्रिटिश भारत ने सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं की, बल्कि उन्हें और भी आगे बढ़ा दिया। ये कहानी सिर्फ प्रशासन की नहीं, ये कहानी है विस्तार की। तो सवाल यही उठता है कि एक बढ़ता हुआ साम्राज्य अपनी ताकत को बनाए कैसे रखता है? वो अपनी हजारों मील लंबी सीमाओं को महफूज कैसे रखता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसने इतिहास के कई पन्ने लिखे हैं। और देखिए, ब्रिटिश भारत का जवाब थोड़ा हैरान करने वाला था। उन्होंने अपनी सीमाओं पर दीवारें खड़ी नहीं की, बल्कि सीमाओं को ही और आगे धकेल दिया। उनकी रणनीति थी बफर जोन बनाने की। मतलब ऐसे देश तैयार करो जो उनके और उनके दुश्मनों के बीच एक ढाल की तरह काम करें। तो चलिए, आज के इस सफर में हम 4 हिस्सों में इस कहानी को समझेंगे। कैसे पड़ोसियों को बफर जोन में बदला गया, रूस के साथ वो मशहूर ग्रेट गेम कैसे खेला गया, नक्शों पर नई लकीरें कैसी खींची गईं और इन सब का आज तक क्या असर है। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, पड़ोसी या बफर। ये कहानी शुरू होती है भारत के छोटे पड़ोसियों से, जहां अंग्रेजों ने अपनी विस्तारवादी नीति की एक तरह से नींव रखी। अब देखिए, एक पैटर्न साफ नजर आता है। चाहे वो नेपाल हो या भूटान, कहानी लगभग एक जैसी ही थी। सीमा पर कोई छोटी मोटी झड़प हुई और अंग्रेजों ने उसे युद्ध का बहाना बना लिया। जैसे 1816 में नेपाल के साथ सुगौली की संधि हुई, जिससे उन्हें न सिर्फ गढ़वाल और कुमाऊं जैसे इलाके मिले, बल्कि हजारों गोरखा सैनिक भी उनकी सेना का हिस्सा बन गए। और ठीक इसी तरह 1865 में भूटान को अपने जरूरी पहाड़ी दर्रे सौंपने पड़े, जो आगे चलकर चाय के बागानों के लिए किसी सोने की खान से कम साबित नहीं हुए। अब बर्मा की कहानी तो और भी दिलचस्प है। ये 1-2 नहीं, बल्कि 3 चरणों में पूरी जीत थी। पहला युद्ध तो हुआ सीमा विवाद के नाम पर। दूसरा युद्ध हुआ लॉर्ड डलहौजी की साम्राज्यवादी भूख और कीमती लकड़ी के व्यापार के लिए। और तीसरा और आखिरी वार तो तब किया गया जब बर्मा ने अंग्रेजों के कट्टर दुश्मन यानी फ्रांस से हाथ मिलाने की कोशिश की। बस 1885 आते आते पूरा का पूरा बर्मा ब्रिटिश भारत का हिस्सा बन चुका था। अब हम आते हैं दूसरे अध्याय पर, द ग्रेट गेम। अब खेल बड़ा हो चुका था। सामने सिर्फ छोटे पड़ोसी नहीं थे, बल्कि एक और विशाल साम्राज्य था, रूस। मध्य एशिया की इसी भू राजनीतिक शतरंज को इतिहास में द ग्रेट गेम के नाम से जाना गया। और इस बड़े खेल को खेलने के लिए अंग्रेजों का हथियार था फॉरवर्ड पॉलिसी। इसका सीधा सा मतलब था, दुश्मन के अपने दरवाजे तक आने का इंतजार मत करो, खुद उसके दरवाजे पर पहुंच जाओ। ये एक बेहद आक्रामक सोच थी, और इसी सोच ने अफगानिस्तान और तिब्बत में अंग्रेजों के अगले कदमों की दिशा तय की। लेकिन इस आक्रामक नीति पर अंग्रेजों के अंदर ही कह सकते हैं बहस छिड़ी हुई थी। एक तरफ थे जॉन लॉरेंस, जो पहले अफगानिस्तान युद्ध की भयानक हार से सबक लेकर कहते थे कि अफगानिस्तान के मामलों से दूरी रहो। इसे कहा गया कुशल निष्क्रियता। तो दूसरी तरफ थे लॉर्ड लिटन, जो मानते थे कि नहीं, रूस को दूर रखने के लिए हमें खुद आगे बढ़कर वैज्ञानिक सीमाएं बनानी होंगी और अपना प्रभाव क्षेत्र कायम करना होगा। और ये जो फॉरवर्ड पॉलिसी थी, इसकी कीमत बहुत बहुत भारी थी। पहले अफगान युद्ध में अंग्रेजों ने करीब 20,000 सैनिक और 1.5 करोड़ रुपए गंवा दिए थे। ये एक भयानक सबक था कि इस ग्रेट गेम में दांव कितने ऊंचे लगे हुए थे। दूसरे अफगान युद्ध के बाद 1879 में हुई गंडमक्की संधि, और इस संधि की शर्तें देखिए। इन्होंने अफगानिस्तान को एक तरह से ब्रिटिश का एक संरक्षित राज्य ही बना दिया। अब उसकी विदेश नीति पर अंग्रेजों का कंट्रोल था, और काबुल में एक ब्रिटिश अधिकारी हमेशा तैनात रहता था। अब ये ग्रेट गेम का साया हिमालय की चोटियों को भी छू रहा था। जब वायसराय कर्जन को यह शक हुआ कि तिब्बत की राजधानी ल्हासा में रूस का प्रभाव बढ़ रहा है, तो उसने फौरन कर्नल यंग हस्बैंड के नेतृत्व में एक सेना भेज दी, ताकि तिब्बत को भी एक समझौते के लिए मजबूर किया जा सके। तो अब हम आते हैं तीसरे हिस्से पे, नक्शे पर लकीरें। अब जब ये सारे इलाके अंग्रेजों के प्रभाव में आ चुके थे, तो अगला कदम था इन जीतों को कागज पर पक्का करना। ये वो दौर था जब नक्शों पर खींची गई लकीरें देशों की किस्मत तय करने लगी थीं। इसी कोशिश का सबसे बड़ा उदाहरण है 1893 की ड्यूरेंट रेखा। इससे ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा तय करने के लिए खींचा गया था, लेकिन ये रेखा सदियों से एक साथ रह रहे कबीलों के बीच से गुजरती थी। इसने शांति लाने के बजाय एक ऐसे संघर्ष को जन्म दिया जो आज तक जारी है। तो इस लगातार की अशांति से निपटने के लिए वायसराय कर्जन एक नई तरकीब लेकर आए। उन्होंने मुश्किल चौकियों से ब्रिटिश सैनिकों को हटा दिया
और उनकी जगह स्थानीय कबायली लड़ाकों को तैनात किया, जिन्हें ट्रेनिंग ब्रिटिश अधिकारी ही देते थे। साथ ही उन्होंने उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत बनाकर इस पूरे इलाके को सीधे दिल्ली के कंट्रोल में ले लिया। इससे कुछ वक्त के लिए शांति तो हुई, लेकिन समस्या की जड़ अपनी जगह बनी रही। तो चलिए अब आखिरी हिस्से पर आते हैं, एक स्थायी विरासत। मतलब आखिर में इस पूरी शाही रणनीति का, इन लड़ाइयों, संधियों और नक्शों पर खींची गई लकीरों का नतीजा क्या निकला? इन्होंने पीछे क्या छोड़ा? इसकी विरासत बहुत गहरी और बहुत दूर तक जाने वाली थी। ब्रिटिश साम्राज्य हिमालय की चोटियों तक पहुंच गया। उन्हें चाय और लकड़ी जैसे बेशकीमती संसाधन मिले। डोरेंट रेखा जैसी नई और विवादित सीमाएं बनी, जो आज भी दक्षिण एशिया में तनाव का एक बड़ा कारण है। बहादुर गोरखा सैनिक ब्रिटिश सेना की शान बन गए। और सबसे बढ़कर दक्षिण और मध्य एशिया का राजनीतिक नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। और ये सब कुछ हमें आज एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब शक्तिशाली साम्राज्य अपनी ताकत और अपनी सहूलियत के लिए नक्शों पर नई लकीरें खींचते हैं, तो उसकी असली कीमत कौन चुकाता है और कब तक चुकाता रहता है?